तो मूवी के स्टार्ट में हम एक डीमन को देखते हैं जो कि हेल से आया होता है। वो दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था। उसकी एक आंख ब्लैक होती है और एक आंख रेड। तो बुद्धा जो कि एक रिलीजियस पर्सनैलिटी माने जाते हैं, वो उसकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं ताकि उसकी कुछ बुरी एक्टिविटीज में कमी आ सके। अब बुद्धा दोनों आइज को एक जगह पर बंद करना चाहते थे। ब्लैक आई को तो वो एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, लेकिन रेड आई इससे पहले ही वहां से भाग जाती है और 7 दिन तक मिसिंग रहती है। इनफैक्ट वो इन 7 दिनों में 7 लोगों को पोजेस करती जा रही थी, उन पर अपना कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि ये रेड आई एक डिमोनिक आई थी। लेकिन बुद्धा जैसे तैसे करके उस आई को भी पकड़ लेते हैं और 8th नाइट को उसको भी एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और दोनों आइज को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेज दिया जाता है ताकि इन बॉक्सेस को कहीं दूर छुपा दिया जाए और कभी कोई इनको ना खोले, वरना डीमन वापस आ सकता है। इस इंसिडेंट को कई साल गुजर जाते हैं और अब हम मूवी में प्रेजेंट का सीन देखते हैं जब एक आर्कियोलॉजिस्ट एक डेजर्ट में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें सैंड में से एक बॉक्स मिलता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि लोगों ने उसकी इस बात पर यकीन नहीं किया था कि वाकई किसी डीमन की दोनों आइज को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया था और अब हो सकता है कि वो लोगों को वाकई प्रूव करें कि उनको ये आई मिल चुकी है और ये एक डीमन की है। अब इस बात को 14 साल गुजर जाते हैं। हम 2021 का टाइम देखते हैं। जो रात आज होती है उसमें चांद का कलर रेड हो जाना था और इस रात को सुपर मून नाइट कहा जाता था। अब वही आर्कियोलॉजिस्ट एक रिचुअल करने लगता है और उस आंख के ऊपर कुछ खून डालता है जिसमें उसका खून भी शामिल होता है और कई और लोगों का भी, ताकि उस आंख की ताकत वापस आ सके और वो अपने इस रिचुअल में कामयाब हो जाता है। रेड आई में दोबारा से उसकी ताकत आ जाती है। अब दूसरी तरफ हमें एक मॉन्क दिखाया जाता है जो कि एजेड होता है। उनको रियलाइज हो जाता है कि रेड आई की पावर्स वापस आ चुकी है और उसे लाने वाला कोई इंसान है और जो बाकी ब्लैक आई रह गई थी वो भी बुद्धा के स्टैचू के नीचे से मिल चुकी थी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ, जहाँ पे एक वर्कर काम कर रहा होता है। वो पहले मॉन्क हुआ करता था, उसका नाम होता है पार्क, और यहाँ से सीन उसी मॉन्क पर शिफ्ट होता है जिनको रेड आई के एक्टिव होने के बारे में पता चल चुका था। उनके पास उनका एक स्टूडेंट आता है जो कि बोल नहीं रहा था क्योंकि 2 साल से उसने ना बोलने का प्रॉमिस ले रखा था। ये एक तरह का रोजा होता है जिसमें ना बोलने को भी इबादत पे काउंट किया जाता है। इसका नाम होता है च्योंग सो और ये मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। अब मॉन्क उसे अपने साथ अंदर ले आते हैं और उसी डीमन की स्टोरी बताने लगते हैं कि वो रेड आई एक्टिव हो चुकी है जो कि उसी डीमन की है। वो फिर से 7 दिनों के अंदर अंदर 7 लोगों पर कब्जा कर लेगी, उन्हें प्रोसेस कर लेगी। इसके बाद ब्लैक आई को भी ढूंढा जाएगा और ये दोनों आइज इकट्ठी हो जाएंगी और फिर 8वें दिन पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन अब इसका हल क्या था, दुनिया को कैसे बचाया जा सकता था? तो मॉन्क ये भी बता देते हैं कि रेड आई जिन 7 लोगों को पोजेस करेगी यानी चेन वाइज चलेगी, इन लोगों की चेन में से किसी एक आदमी को मारना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने किसी एक पोजेस आदमी को मार दिया तो ये चेन टूट जाएगी और रेड आई अपनी पावर का यूज नहीं कर सकेगी। और अब ये इंसिडेंट होने शुरू हो चुके थे। रेड आई ने लोगों को पोजेस करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले वो एक हंटर को पोजेस करती है जिसमें काफी अजीबोगरीब चेंजेस आने लगते हैं और वो बहुत खौफनाक दिखने लगता है। और जो उसने दूसरा अटैक किया था वो पार्क पर था, यानी उसी वर्कर पर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब च्योंग सूक एक बुरे ख्वाब से उठता है तो उसके साथ मॉन्क बैठे होते हैं जो उसे एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास पार्क को लाओ। लेकिन इससे पहले ही उस बूढ़े मॉन्क की डेथ हो जाती है। च्योंग सूक के लिए काफी शॉकिंग बात थी। फिर नेक्स्ट डे हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है और आज तीसरा दिन था जब से रेड आई ने अपना काम शुरू कर रखा था, यानी अब तक वो 2 लोगों को तो पोजेस कर चुकी थी, एक हंटर को और एक पार्क को। न जाने आज वो किसको पोजेस करती। एक डिटेक्टिव उस होटल के अंदर जाता है जहाँ पर उसी पोजेस्ड हंटर ने जाके एक कपल में से एक आदमी को मार दिया। लड़की तो वहाँ से चली गई, लेकिन उस आदमी की डेड बॉडी के साथ साथ हम उस हंटर की डेड बॉडी भी देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी और उसे देख के लग नहीं रहा था कि ये कल रात ही मरा है। अब च्योंग सूक के मॉन्क की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसके मॉन्क ने जो उससे कहा था उसको वो पूरा तो करना था। तो वो वही बॉक्स अपने बैग में रखकर पार्क को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसका कोई बैग उठा लेता है। उसे एक लड़की पर डाउट होता है, लेकिन वो लड़की भी देखते ही देखते गायब हो जाती है। च्योंग सूक उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन इस दौरान उसे पार्क का घर भी मिल जाता है। वो वहीं पर बैठा रहता है और रात को पार्क वहाँ पर आ जाता है। वो पार्क को ये बताता है कि मेरे से वो बॉक्स गुम हो चुका है जो मेरे मॉन्क ने आपको
देने के लिए भेजा था। तो अब पार्क खुद उस मॉन्क की सोल से बातें करने लगता है। ऐसा सिर्फ वही कर सकता था। वो मॉन्क से कहता है एक लड़की भी पोजेस्ड होगी और हमें उसी को रोकना होगा, तो ये सब कुछ थम जाएगा। अब अगले रोज होते ही पार्क और चोंग सुक निकल पड़ते हैं। पार्क देखता है कि चोंग सुक के शूज काफी खराब हैं, तो वो उसे नए शूज लेकर देता है। तो सुक उसे थैंक यू कहता है। जो 2 साल से उसने ना बोलने का रोजा रखा हुआ था वो आज टूट जाता है। अब लोग निकल जाते हैं उसी साथ में पोजेस्ड पर्सन को ढूंढने के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। इन्हें उसको रोकना था। अब ये लोग उस साथ में पोजेस्ड औरत को ढूंढने लगते हैं क्योंकि इनको उसे रोकना था। अब रात हो जाती है। पार्क को अपने पास्ट के कुछ विजन्स आने लगते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पार्क ने अपनी फैमिली को एक एक्सीडेंट में खो दिया था और जिस लेडी ने उनको मारा था उसका एक छोटा सा बेटा था। पार्क ने उसका गला दबाने की कोशिश की लेकिन वो जानता था कि ये गलत है, तो उसने इस बच्चे को छोड़ दिया। अब इन लोगों को 7वां दिन होने से पहले पहले उस लड़की की लोकेशन का पता लगाना था क्योंकि 7वें दिन पोसेस होने वाली थी। आज था 6ठा दिन। ये लोग उस लोकेशन पर पहुंच तो जाते हैं लेकिन चोंग सुक को वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी लड़की मिलती है और वो उसे उस लेडी के बारे में पूछता है। तो ये लड़की बताती है कि नहीं, वो यहाँ नहीं रहती और चोंग सुक यहाँ से निकलने लगता है। दूसरी तरफ हम पार्क को भी देखते हैं जो कि उसी लड़की को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे एक डिटेक्टिव लग जाता है और उसे ये लगता है कि जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पार्क का हाथ होगा। उसके पीछे जाने लगता है और जैसे ही पार्क भाग रहा होता है तो उसके हाथ से मैप वहीं पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे उस लड़की की लोकेशन का पता चलना था। चोंग सुक जब वहाँ से निकल रहा होता है तो उसे एक पोसेस्ड लड़की दिखाई देती है और उसको भी रेड आई ने पोसेस कर रखा था। वो काफी ज्यादा खौफनाक लग रही होती है। तो चोंग सुक फौरन से वहाँ से भाग जाता है और चोंग सुक पार्क को जाकर बताता है कि मुझे पता चल चुका है वो पोसेस्ड लड़की कौन है और हम मिलकर उस तक पहुँचेंगे। तो पार्क उसे कहता है जिस लड़की की तुम्हें लोकेशन का पता चला है मैं उसका मर्डर करने जा रहा हूँ। अब चोंग सुक भी उधर जाने लगता है ताकि उस लड़की को बचा सके। दूसरी तरफ डिटेक्टिव भी पार्क का पीछा कर रहा होता है। जब वो देखता है कि पार्क के हाथ में कुल्हाड़ी यानी एक्स है तो उसे पूरा डाउट हो जाता है कि ये उसी लड़की को मारने जा रहा है। लेकिन चोंग सुक टाइम पर पहुंच जाता है और उस लड़की को अपने साथ ले आता है। इसके बाद वहाँ पर पार्क भी आ जाता है। पार्क के पीछे पीछे वही डिटेक्टिव भी और यहाँ पर उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। तभी वही लड़की अपेयर होती है जिसको रेड आई ने पोसेस कर रखा था। वो डिटेक्टिव को उठा के फेंकती है और वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्क इसी लड़की को मारने आ रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये वही पोसेस्ड लड़की है, ना कि उस लड़की को जिससे चोंग सुक पहले मिला। वो अपनी एक्स पर कोई स्पेल लिखता है और उस पोसेस्ड लड़की की तरफ भागता है ताकि उसे मार सके, लेकिन वो लड़की बाहर एक और डिटेक्टिव से हेल्प मांगती है। वो डिटेक्टिव पार्क पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी वो पोसेस्ड लड़की उस डिटेक्टिव को पीछे से आकर पकड़ती है। उसके फेस पर एक आई अपेयर होने लगती है और वही रेड आई उस डिटेक्टिव के अंदर चली जाती है। और अब यहाँ पे ये डिटेक्टिव काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, पार्क से लड़ने लगता है, लेकिन पार्क वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ चोंग सुक उसी प्यारी सी लड़की को लेकर कहीं जा रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इस सब में इस लड़की की जान को भी खतरा है। अब अगला दिन आ जाता है जब 7वां दिन होता है और रेड आई उस 7वें पर्सन को पोसेस करने वाली होती है। अब हम पार्क को देखते हैं जो कि भागता भागता एक बस स्टेशन तक आ जाता है क्योंकि उसे एक टेम्पल तक बस चाहिए थी जहाँ पर उसे 8 नाइट से पहले पहले पहुंचना था, लेकिन बस लेट होती है तो वहीं पर वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर उसी मॉन्क की सोल आती है। वो पार्क से कहते हैं कि तुम अपनी जान भी दे देना लेकिन इस कर्ज को पूरा ना होने देना, रेड आई को रोक के ही रहना। फाइनली बस का टाइम आ जाता है और पार्क उस टेम्पल के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ साथ वही पोसेस डिटेक्टिव भी वहाँ पर पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं चोंग सुक को जो कि उसी लड़की के साथ होता है। वो लोग एक जंगल में होते हैं और वहीं पर एक जगह पर रेस्ट करते हैं। हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जिसको उस पोसेस लड़की ने बेहोश कर दिया था। वो उसी घर के अंदर जाता है जहाँ पर वो प्यारी लड़की रहती थी, तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि उसे सारी कहानी बताती है कि जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने इस रेड आई को एक्टिवेट किया था उसको ये प्यारी लड़की पसंद किया करती थी और ये एक घोस्ट है, इसीलिए अब तक इसकी एज नहीं बढ़ी और इसने अपना खून भी दिया था ताकि उस रेड आई में पावर आ सके। और ये सब कुछ इसने सिर्फ उस आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किया क्योंकि वो कुछ रिचुअल और एक्सपेरिमेंट्स जो कर रहा था। लेकिन ऐसा करना हुआ कि उस रेड आई ने उन सब लोगों को मारना शुरू कर दिया जिसका ब्लड उसके अंदर गया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क भी उसी जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पर चोंग सुक और वो लड़की थे। और तभी वहाँ पर चोंग सुक नोटिस करता है कि उसका बैग पड़ा हुआ है जिसमें ब्लैक आई वाला बॉक्स है और ये इसी लड़की ने चुराया होता है क्योंकि ये दोनों आइस को एक
साथ करना चाहती थी और अपनी जान बचाना चाहती थी। और इन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि आखिरी पोसेस हुआ वह इंसान वही डिटेक्टिव है जिसके अंदर उस पोसेस लड़की की वजह से आ गई। तो यहाँ पर पार्क कोई रिचुअल स्टार्ट कर देता है क्योंकि पार्क जानता था कि वो डिटेक्टिव पीछा करते करते टेम्पल तक पहुंच गया तो यहाँ भी जरूर आएगा और जब वो यहाँ पर आएगा तो हम उसको खत्म कर देंगे। शुरू में हमें वो डिटेक्टिव मेन कैरेक्टर नहीं लगा लेकिन उसका कितना बड़ा रोल था इस मूवी में। खैर अब पार्क की बात होती है सच और वो पोसेस डिटेक्टिव यहाँ भी पहुंच जाता है। पार्क अपनी कुल्हाड़ी चोंगसुक को देते हैं और उससे कहते हैं कि ये डिटेक्टिव जैसे ही मेरे पास आएगा तो अपनी पावर्स मुझमें शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, यानी रेड आई मेरे अंदर आ जाएगी और तुम फौरन से इस कुल्हाड़ी से मुझे मार डालना और ये किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पोसेस डिटेक्टिव पार्क के पास आता है तो उसके कान में विस्पर करता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि इन दोनों आइस का गार्डियन हो और इनकी प्रोटेक्शन करना जानता हो। पार्क हैरान हो जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि इन आइस का असली गार्डियन कोई और नहीं, वो खुद नहीं, कोई मॉन्क नहीं बल्कि था चोंगसू। इसी के साथ वो पोसेस डिटेक्टिव पार्क को एक गन देता है कि खुद को शूट कर लो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पार्क वाइज होने की वजह से उसी पोसेस डिटेक्टिव को ही शूट कर देता है। लेकिन ये चीज उसे गुस्सा दिला देती है और वो पार्क पर हमला कर देता है। साथ ही पार्क चिल्लाने लगता है, चोंगसू ये मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इससे पहले कि चोंगसू वहाँ से भागता वो डिटेक्टिव भी उसके पीछे जाने लगता है और पार्क उसके पीछे। वो पोसेस डिटेक्टिव चोंगसू को पकड़ लेता है लेकिन पार्क भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर आ रहा होता है और वो उस पोसेस डिटेक्टिव पर अटैक कर देता है, उसे अपनी कुल्हाड़ी से मारता है। लेकिन इसी दौरान वो डिटेक्टिव पे आ जाता है जिससे पार्क पर डाउट था कि लोगों को मारता है और उसे पिछली स्टोरी का नहीं पता था, तो वो आते साथ ही पार्क पर शूट कर देता है और साथ ही वो अपने दोस्त डिटेक्टिव के पास जाता है जो कि कुल्हाड़ी लगने की वजह से अब मर चुका होता है। उसकी बॉडी श्रिंक हो रही होती है बिल्कुल बाकी पोसेस लोगों की तरह, जो मरते ही उनकी बॉडी का बहुत बुरा हाल हो जाता है और लगता ही नहीं कि वो भी मरे हैं। लेकिन इससे पहले ही रेड आई अब चली गई थी चोंगसुक की बॉडी में। चोंगसुक उसे डिटेक्टिव के पीछे आता है, उसके फोरहेड पर वो आई नजर आ रही होती है। वो डिटेक्टिव को उठाता है और उसे जोर से दूर फेंकता है, एक दर्द की शाख उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और वो मर जाता है। अब चोंगसुक क्योंकि पोसेस्ड हुआ होता है तो वो ब्लैक आई वाला भी बॉक्स खोल देता है ताकि दोनों आइस इकट्ठी हो जाए और डीमन दोबारा से एक्टिवेट हो जाए। लेकिन जैसे ही पार्क ये देखता है तो डीमन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज चोंगसुक को कुछ मत करना, मैं सेक्रीफाइस देता हूँ, तुम मुझे ले जाओ। लेकिन तभी डीमन एक चालाकी करता है, वो वहाँ पर एक इल्यूशन क्रिएट कर देता है, इसकी वजह से पार्क को चोंगसुक के एक बच्चे की शक्ल में दिखाई देने लगता है और ये वही बच्चा होता है जिसको पार्क पास्ट में मारने वाला था, यानी उसी लेडी का बेटा था जिसने पार्क की फैमिली को हिट करके मार दिया था। पार्क इस बच्चे को मारना चाहता था, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि पार्क इस बच्चे को मार दे और रेड आई इसकी बॉडी से बाहर आ जाए और ब्लैक आई के साथ मिलकर ये दोनों आइस एक साथ हो जाएं और डीमन भी एक्टिवेट हो जाए। तो पार्क उस छोटे बच्चे के मुंह को टच करने लगता है और उसके फेस पर ब्लड से कुछ लिखने लगता है जैसे कोई स्पेल हो। तो डीमन को गुस्सा आता है कि इस बच्चे को मार ही नहीं रहा, यानी जो डीमन चोंगसुक के अंदर होता है अब वो पार्क पर अटैक करके उसे मार नहीं वाला होता है। लेकिन तभी पार्क कुछ स्पेल्स पढ़ने लगता है जिसकी वजह से चोंगसुक के फेस पर लिखा गया स्पेल भी ग्लो करता है और चलने लगता है। इसी वजह से उसकी बॉडी में जो डीमन होता है वो बाहर आ जाता है, उसकी बॉडी को छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद वो डीमन पार्क के अंदर आ चुका था। चोंगसुक क्योंकि अब सेंसेस में होता है उसे सब बातें याद आने लगती हैं कि पार्क बस उस डीमन को मारना चाहता था उसकी उसी रिस्पेक्टेड मॉन्क के कहने पर, और इसके लिए वो अपनी जान देने को भी तैयार था। तो चोंगसुक उस डीमन को मारने के लिए पार्क पर ही कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर फाइनली वो डीमन मारा जाता है और गायब हो जाता है, सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम चोंगसुक को देखते हैं जिसने अपना फेस कवर कर रखा होता है और वो उसी रेगिस्तान यानी डेजर्ट में होता है जहाँ से उस रेड आई वाला बॉक्स निकाला गया। वो उस बॉक्स को दोबारा से सैंड में दफना देता है इस होप के साथ कि ये रेड आई कभी वापस नहीं आएगी और ना ही वो जालिम डीमन। और साथ ही हम देखते हैं कि चोंगसुक के पाँव में जो चेन यानी जंजीर होती है वो भी खुल जाती है क्योंकि वो भी अब पूरी तरह से आजाद यानी फ्री था। वहाँ पर उसे उस प्यारी लड़की का गोश्त भी दिखाई देता है। इसी सीन के साथ ये मूवी यही एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।